गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है सभी लोगों को? आप लोगों को चलिए, आप लोग सुन पा रहे हैं? प्रीलिम्स को टारगेट करके और प्री ओरिएंटेड ये कुछ प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और आप सभी बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे नए भी हैं। तो जो नए बच्चे हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग पहले का जो भी वीडियो है, जो 9 लेक्चर है, आज हमारा 10वां लेक्चर है और इन 10 लेक्चर में यह दर्शाता है कि आप लोग पूरी तरीके से इस बार तत्पर हो, रेडी हो, तैयार हो। और ये आपकी कंटिन्यूटी यह बतलाता है कि आप सीरियस भी हो, आप सभी लोग सीरियस भी हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर। और यह अच्छा भी लगता है कि जब प्रयास दोनों ओर से हो, जब दोनों तरफ से अगर तैयारी की जाए, तभी जाकर सफलता बच्चों मिल पाती है। केवल वन वे से नहीं होता है। आप पढ़ते रहो, टीचर ना पढ़ाए, आपको टीचर ना गाइड करे, या टीचर आपको पढ़ाते रहे, गाइड करते रहे, आप ही पढ़ना ना चाहो, तो फिर कहीं ना कहीं फिर सिलेक्शन में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ओर से हम लोग लगे हुए हैं, आपकी ओर से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोग प्रतिदिन आप लोग उसमें और बेहतर करने के प्रयास करते जा रहे हो। आप कम से कम क्वेश्चन समझ भी पा रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग आज जो देखेंगे बच्चों, आज महाजनपद काल से संबंधित हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल के बाद जब आर्यन कल्चर, जब आर्यन सभ्यता जब ग्रामीण यहाँ भारतीय संस्कृति के संपर्क में आई, तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ और आगे चलकर कबीलाई जो संरचना है, वह कबीलाई संरचना टूटने लगी। और कबीलाई संरचना के टूटने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ राज्य और गणराज्य वह अस्तित्व में आते हैं। कुछ तरफ राज्यों का निर्माण हुआ तो कुछ क्षेत्रों में गणराज्यों का भी निर्माण हुआ। आखिर आगे चलकर गणराज्य जो हैं वह राज्य से वह टकराते हैं, उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं रहती है, जिसके कारण गणराज्य सफल नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे करके उन गणराज्यों पर राज्यों की पकड़ स्थापित होती चली जाती है और फिर उन्हीं में से एक साम्राज्य निर्मित होता है जिसे हम लोग मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग उसी मगध को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और महाजनपद को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, महाजनपद, उसके साथ साथ 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद जो स्थापित हुए हैं। गणतंत्र और सम्राट, तो यह हम लोग आज के प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, फिर महाजनपद काल के तहत अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, व्यापारिक मार्ग किस प्रकार के था, महाजनपद के तहत प्रशासन की प्रणालियां किस प्रकार की थी। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज बच्चों यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और विस्तार देना चाहते हैं, विस्तार दें, ठीक है? हाँ, सभी को प्रॉफिट मिलेगा। चलिए ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं कि आज जो महाजनपद काल में, एक तो हम लोग देखेंगे कि स्रोत क्या है हमारे पास। जैसे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी होंगे, कुछ हमारे पास बौद्ध ग्रंथ भी होंगे, कुछ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी होंगे और कुछ जैन साहित्य भी होंगे जो महाजनपद काल के विषय में हमें जानकारी देंगे। यानी महाजनपद काल का जो हमारे पास जो स्रोत है, इन स्रोतों में अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि महाजनपद काल के जो स्रोत हैं, इनमें ब्राह्मणिकल सोर्सेज भी हैं जो टेक्स्ट हैं, इसके साथ साथ बुद्धिस्ट सोर्सेज भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और जैन सोर्सेज भी हैं। तो इन सब से अगर देखो कभी भी प्रश्न इससे भी आपको पूछ दे कि महाजनपद काल के विषय में हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, तो हमारे पास सोर्सेज क्या है? ब्राह्मणिकल सोर्सेज है, जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं, बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, बौद्ध साहित्य भी है जो कुछ महाजनपदों के विषय में जानकारी दे रहा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, कुछ पुरातात्विक जो आपको स्रोत हैं वह भी महाजनपद काल के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जैन सोर्सेज भी हैं, यह भी हमें महाजनपद काल के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों देखें तो महाजनपद काल के विषय में हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जो महाजनपद काल की जानकारियां प्रदान करते हैं। तो आज उन्हीं सभी स्रोतों के विषय में हम लोग यहाँ पे बच्चों चर्चा करने वाले हैं और उससे रिलेटेड उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए आते हैं, पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है। आप लोग इसके लिए अब तैयार हो जाएं, सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
तो यह हमारा पहला प्रश्न है। अभी कोई भी आंसर नहीं देगा जब तक कि मैं प्रश्न ना बोल दूं, उसके बाद आंसर देना है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अबाउट द 16 महाजनपदाज? विनया पिटका, सूता पिटका, अभिधमा पिटका एंड नन ऑफ द एबव। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अब आपको नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर का चुनाव करना है और आप लोग अब आंसर देना स्टार्ट कर। पढ़े हुए हो लेकिन फिर भी मिस्टेक हो रहा है तो आप उन सारी चीजों को थोड़ा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, जिससे कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ, अब यहाँ पे जैसे विनय पिटक, सूत पिटक, आप देख रहे हो कि यह भी, और अभिधम पिटक, इन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। इन्हें क्या कहा जा रहा है? त्रिपिटक। यह आपको 3 बौद्ध साहित्य हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जैसे आप देख रहे हो कि द्वितीय बौद्ध सभा जब होगा तो उस द्वितीय बौद्ध सभा में 2 पिटकों की रचना होगी, एक विनय पिटक और दूसरा सूत पिटक, और तृतीय बौद्ध सभा में अभिधम पिटक की रचना होगी। ठीक है, सॉरी, प्रथम बौद्ध सभा में इन 2 पिटक की रचना होगी, विनय पिटक और सूत पिटक, और तृतीय बौद्ध सभा में अभिधम पिटक की रचना होगी। यह आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो पहला का आंसर बच्चों होगा सी, अभिधम पिटक, जो आपको त्रिपिटक का तीसरा पार्ट है। इसी में आपको यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यह जो अभिधम पिटक है इसकी रचना आपको तृतीय बौद्ध सभा में हो रही है, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो उसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में तृतीय पिटक के रूप में अभिधम पिटक की रचना की जा रही है। तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। तृतीय बौद्ध सभा है, उसका आयोजन कहां हो रहा है? तो उसका आयोजन हो रहा है पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध सभा का आयोजन होता है राजगृह में, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन होता है वैशाली में, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन होता है राजगृह या पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध सभा का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडलवन में। तो इसी तीसरे बौद्ध सभा में अभिधम पिटक की रचना की गई है। क्लियर है आप लोगों को? यानी इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले प्रश्न को सुन लेंगे, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा। ओके, प्रश्न को सुनेंगे। अंगुत्तर निकाय गिव्स ए लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदाज। भगवती सूत्र मेंशन अबाउट 16 महाजनपदाज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की एक सूची देता है और भगवती सूत्र 12 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अब कौन सा इसमें से सही आंसर है? ठीक है सर, ए बैकग्राउंड साउंड बंद करा दो आप। ओके, थोड़ा कौन कर रहा है इसे? कहां पे? बोल दो उसको कि अभी रुक जाओ। ठीक है, 1 घंटा रुको कि क्लास चल रही है। अंगुत्तर निकाय यह बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है। पहले एक चीज आप ध्यान देना कि अंगुत्तर निकाय क्या है? यह आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी बौद्ध साहित्य है। क्लियर? और भगवती सूत्र यह आपको जैन साहित्य है। ठीक है, जैन टेक्स्ट है, जैन साहित्य है। तो यह आपको अलग अलग धर्म ग्रंथ से संबंधित है। प्रश्न यह पूछा हुआ प्रश्न है यूपीएससी में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अब इनमें महाजनपदों की सूची दी गई है, तो कितनी कितनी सूची दी गई है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। दोनों में 16 महाजनपदों की सूची दी गई, यानी यह दोनों ही अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों ही आपको यह 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी देते हैं, और इन दोनों में आपको 16 महाजनपदों की विषय में उल्लेख किया गया है। तो हमें यहां पे 2 चीजें ध्यान रखना है बच्चों कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि अंगुत्तर निकाय जैन साहित्य है और भगवती सूत्र बौद्ध साहित्य, थोड़ा सा प्रश्न को आपको घुमा देगा। तो ऐसे प्रश्न को बड़ा ही सावधानी से पढ़ना है। अब जिन लोगों ने आप लोगों ने सी यहां पे दिया है, कैसे आप केवल आप इस आधार पर आपने सी दिया कि हाँ भाई दोनों में तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन आपने इस डिजिट को आप नहीं देख पाए कि यहां पे 16 है, यहां पे 12 है। दोनों जगह पे 16 महाजनपदों के विषय में उल्लेख किया गया है, तो 16 की सूची दी गई है। इसलिए केवल सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ए।
यानी आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ थोड़े मिस्टेक की वजह से आप लोगों ने गलत किया है, जबकि मुझे उम्मीद था कि आप में से सभी लोगों का यह आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन थोड़ी लापरवाही की वजह से आप देखो आप गलत कर बैठे, और यही गलती आपकी वहां होगी। बस उसी गलती को यहां पे रोकना है। मेरा कुल मोटिव यही है कि वहां जो गलती होने वाली है, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले हो, आप उस गलती को यहां करो। आप हर एक चीज पर ध्यान दो कि कहां कहां हमारा मिस्टेक होता है, कहां कहां पे हम गलतियां करते हैं और हम सिलेक्शन से बाहर होते हैं। तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को देखना है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र, इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहां पे जैसे 16 महाजनपद देखें तो आप 16 महाजनपद की ये पूरी सूची है, जिसमें काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, इसके साथ साथ आप मल्ल, यहां पे मल्ल होगा, मल्ल है ना, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, तो ये सारे आपको 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद। तो इन 16 महाजनपद को आप पूरे सूची को आप देख सकते हैं, यानी इन दोनों में ही बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन दोनों में इनकी 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, इसके साथ साथ अभिधम पिटक भी हमने बताया, 16 महाजनपदों की जानकारी और कौन सा दे रहा है, तो 2 बौद्ध साहित्य हैं, एक अभिधम पिटक है और एक आपको बौद्ध साहित्य आपको अंगुत्तर निकाय। इन दोनों में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ड्यूरिंग प्री-मौर्यन पीरियड। कैपिटल ऑफ काशी जनपदाज गॉट इट्स नेम फ्रॉम 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स दे वेयर। काशी महाजनपद की राजधानी 2 महत्वपूर्ण, देखो ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ना, आप इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये इसका प्रश्न का हिस्सा नहीं है, ये बाय मिस्टेक आपका चढ़ गया है, इसलिए मैं इसको यहां से कर दे रहा हूं। कैपिटल ऑफ काशी जनपदाज गॉट इट्स नेम फ्रॉम 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स दे वेयर वरुणा एंड अस्सी, महिषी एंड यमुना, गंगा एंड कोसी, गंगा एंड यमुना। काशी जनपद की राजधानी का नाम 2 महत्वपूर्ण नदियों से मिला है, वे कौन थे? इसमें से आप में से सही आंसर इसका देना है। अभी आप लोग शांत रहें, उसके बाद आप लोग आंसर देंगे। ओके, हाँ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है भावना। तो यह वरुण और अस्सी, महिषी और यमुना, गंगा और कोसी, गंगा और यमुना। अब इसका आंसर आप लोग बताएं कि इसका कौन सा है। काशी जनपद की राजधानी का नाम 2 महत्वपूर्ण नदियों से मिलकर बना हुआ है, तो यह 2 महत्वपूर्ण नदी जो है बच्चों, ये इसका सही आंसर होगा ए, वरुण और अस्सी, और इसी से बना वाराणसी। तो 2 नदी थे, उन नदियों के नाम से मिलकर इसका कैपिटल बनता है वरुण और अस्सी। यह थोड़ा सा फैक्चुअल है, अब इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, वरुण और अस्सी, और इसी से आपको बना वाराणसी, इसी से बनता है वाराणसी। तो ये थोड़ा फैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि ये सब चीजें क्या है कि एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने सुन लिया, तो आजीवन आप उसे भूलोगे नहीं, कभी वह गलती नहीं होगी। हाँ, कॉन्सेप्चुअल चीजों में थोड़ा सा होता है कि वो बार बार वहां पे गलतियां होंगी, अगर थोड़ा भी आपने इधर उधर सोचना स्टार्ट किया तो। लेकिन फैक्चुअल चीजों में तो है कि देखो, इसका फैक्चुअल चीजों का 2 ही तरीका है, या तो आपको पता है या तो आपको पता नहीं है। पता है तो सही करोगे, नहीं पता है तो गलत करोगे, इसमें और कोई लॉजिक होता ही नहीं है। जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होता है, जो फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन होता है, तो बस इसको एक बार ध्यान रखना है। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आज के बाद आप में से कोई इसे गलत करने वाले हो। जैसे ही आप देखोगे कि अच्छा वरुण और अस्सी, आपको तुरंत आएगा कि वाराणसी, तो यहां पे फिर दोबारा आपकी गलती होने वाली अब नहीं है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग बच्चों। हु वाज द लास्ट कोसला रूलर व्हेन इट वाज एनेक्ट टू मगधा एम्पायर? बहुत सावधानी से इस प्रश्न को आप लोग सुनना, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसका आंसर सही देंगे। मगध साम्राज्य में शामिल होने के समय अंतिम कोसल शासक कौन था? ठीक है, मगध साम्राज्य में शामिल होने के समय अंतिम कोशक मगध साम्राज्य, हु वाज द लास्ट कोसला रूलर व्हेन इट वाज एनेक्ट टू मगधा एम्पायर। ठीक, तो मगध साम्राज्य में शामिल होने के समय अंतिम कोसल शासक, आपको पूछा जा रहा है कि कोसल शासक कौन था? जब कोसल को मगध साम्राज्य में मिलाया गया तो उस समय कोसल शासक कौन था? तो आप लोगों का आंसर थोड़ा मैं देखूं, में शामिल होने के समय, ऐसा मगध का जो शासक था
वह था प्रसेनजीत, जो बुद्ध के समय हुआ करते थे। यह मगध के शासक थे प्रसेनजीत, बिंबिसार के समय में। और मगध और कौशल में वैवाहिक संबंध भी हुआ था, इनमें वैवाहिक संबंध भी हुआ था। अब यहां पे आप देखते हो कि आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम कौशल शासक कौन था जब मगध में उसे मिलाया गया, तो उस समय था विदुर। यह अंतिम आपको कौशल शासक था जब मगध साम्राज्य में मिलाया जाता है। होता क्या है, इसमें एक लंबी कहानी है। जैसे प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह महाकौशला जो थी, तो महाकौशला का विवाह किया था इन्होंने बिंबिसार के साथ में, मगध शासक के साथ में। उसके बाद प्रसेनजीत ने क्या किया था, अब थोड़ा विदुर की कहानी आप सुन लो। प्रसेनजीत ने किया क्या था कि प्रसेनजीत यह थे राज्य से संबंधित, क्योंकि कौशल क्या है, कौशल राज्य है और बड़ा राज्य था, प्रतापी राज्य था। अब यह गणराज्य से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि बुद्ध का जन्म गणराज्य में हुआ था और बुद्ध बहुत लोकप्रिय भी हुए थे। तो यह भी चाहते हैं कि मेरा भी विवाह गणराज्य में हो और हमें भी वह लोकप्रियता प्राप्त हो। तो यह गणराज्य में विवाह करना। अच्छा, गणराज्य में क्या था, जैसे हमने कहा था कि जब कबीलाई संरचना टूटती है तो दो प्रकार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पे बनते हैं, एक राज्य के रूप में और एक गणराज्य के रूप में। अब गणराज्य में क्या था कि गणराज्य में अभी भी रक्तीय शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। वहां पे जो विवाह होता था वह अभी भी ब्लड रिलेशन में ही होता था, रक्तीय शुद्धता वहां पे बनी हुई थी, यानी अपने रक्त संबंध में, अपने गोत्र में ही विवाह होगा। जैसे बुद्ध को आप देखते हो, तो बुद्ध का विवाह खुद उनकी अपनी सगी चचेरी बहन से हो रहा है, क्योंकि बुद्ध भी गणराज्य से हैं। महावीर को आप देखो तो महावीर स्वामी का भी जो विवाह हो रहा है वह आपको उनकी भी अपनी बहन से ही, चचेरी बहन से ही विवाह हो रहा है। यानी अपना मां का संतान को छोड़कर अपने ही नाते रिश्तेदारी में विवाह होता था गणराज्यों में। अब यह तो आपको जो प्रसेनजीत है ये तो कौशल शासक हैं और यह तो राज्य से हैं, तो गणराज्य वाला कैसे विवाह करेगा। तो यह आपको यह गणराज्य में विवाह करते हैं। और उस समय एक गणराज्य हुआ करता था मौर्य, पिपली वन का मौर्य, पिपली वन था। तो मौर्य गणराज्य में यह विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं। अब गणराज्य वाले डर जाते हैं कि अगर विवाह नहीं करेंगे, प्रसेनजीत की बात का पालन नहीं करेंगे, तो भाई बड़ा राजा है, यह आक्रमण कर देगा। तो वहां पे गणराज्यों में एक बैठक बैठता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि भाई ऐसा करते हैं कि हम अपनी दासी पुत्री को राजकुमारी बनाकर उनके यहां भेज देते हैं। तो उन्होंने, जो पिपली वन के जो मौर्य लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो सरदार था उसकी दासी जो थी उसकी बेटी को राजकुमारी के रूप में प्रसेनजीत के पास भेज दिया जाता है और प्रसेनजीत का विवाह हो जाता है। अब उसी से एक संतान उत्पन्न होता है विदुर। जब विदुर बड़ा होता है और जब अपने नानी के घर जाता है तो इसको बच्चे वहां पे चिढ़ाते हैं दासी पुत्र कहकर। यह आता है बहुत गुस्से में, और गुस्से में आता है, उसके बाद अपने पिता को भी मारता है, हत्या करता है। पिता भागते हैं, वह मगध पहुंच नहीं पाते हैं जिससे कि उनको सुरक्षा मिल जाए, उनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद तो यही आपको अंतिम, उसी समय अजात शत्रु शासक है मगध का, जो इसको मिला लेता है कौशल को मगध साम्राज्य में। तो यह है कि अंतिम कौशल शासक कौन था, तो वह अंतिम कौशल शासक विदुर था। यह ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी सही दिया है, ठीक है। हाँ, किस मगध शासक ने अंग पर कब्जा कर लिया था? अंगा वाज एनेक्स्ड बाय मगधा रूलर। कौन सा मगध शासक था जिसने अंग पर कब्जा किया था, अंग को जीता था? इसका आंसर आप लोग दे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर स्टार्ट करें कि किस मगध शासक ने अंग पर कब्जा कर लिया था। अब देखो, अंग पर कब्जा किस शासक ने किया था, तो सबसे पहले अंग को, सबसे पहले मगध का शिकार कौन हो रहा है? सबसे पहले मगध का शिकार, मगध के साम्राज्यवाद का शिकार अंग हो रहा है। और उस समय मगध का शासक कौन था? वह हर्यक वंश का शासक हुआ करता था, बिंबिसार। और बिंबिसार के द्वारा सबसे पहला अगर किसी क्षेत्र को जीता गया, मगध में मिलाया गया, तो वह था अंग, वह अंग था। और कल मैंने इस पे चर्चा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग गलती किए हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग गलती किया है। तो बच्चों, ऐसे प्रश्न आपको गलती नहीं होना चाहिए। यानी इसका सही आंसर क्या है? बिंबिसार। कि मगध शासक ने जिसने अंग को जीता वह कौन था? वह था बिंबिसार। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, बिना समय को वेस्ट किए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मगधा इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा।
द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगृह। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख किया गया है। पहली जैन परिषद, पहली जैन सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें और आप लोग इसका जल्दी से आंसर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका सही जो भी आपके पास नोट्स है, जिस टीचर से भी आप पढ़े हो, उनके नोट्स उठाकर आप एक बार जरूर देखें कि आखिर वहां से आपको प्रश्न क्यों गलत हो रहा है, यानी उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो नए बच्चों बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज भागोगे और हमेशा भागते रहोगे, इसलिए अपने आप को सुधार करो, अपने आप में सुधार लाओ कि आखिर क्या कारण है कि वहां से हमारा प्रश्न गलत हो रहा है पढ़ने के बाद भी। तो यहां हम लोग देखें कि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख किया गया है। अब देखो, ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं है बच्चों, मगध का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख किया गया है। और मगध का उल्लेख किया गया है, जैसे मगध को कहा गया है आपको कि अपवित्र क्षेत्र, व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य, मगध को अपवित्र माना जाता था इसलिए क्योंकि मगध में आर्यीकरण जो है, आर्यन संस्कृति है, वह बहुत बाद में पहुंचता है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं विदेह माधव कथा, और विदेह माधव कथा में हम लोगों ने देखा भी कि जो आर्यन संस्कृति का जो विस्तार हुआ वह कहां तक हुआ, सदा नीरा नदी तक। अग्नि कहां तक पहुंची थी, सदा नीरा नदी, गंडक नदी तक। उसके बाद तो अग्नि बुझ गई। अब अग्नि बुझी तो उसके बाद तो फिर आरे जाते नहीं है, पार करते नहीं। तो मगध को व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। क्या, कौन सा क्षेत्र कहा गया है? व्रात्य क्षेत्र। व्रात्य क्षेत्र, व्रात्य एरिया मतलब होता है अपवित्र। व्रात्य क्षेत्र, व्रात्य क्षेत्र मगध को कहा गया अपवित्र क्षेत्र। अपवित्र क्षेत्र क्यों? तो यहां पे आर्यन संस्कृति अभी नहीं पहुंची थी, इसलिए मगध का जो समाज भी था ना, वह समाज अभी विभाजित समाज नहीं था। क्योंकि जब आर्यन कल्चर पहुंचेगा तब ना वर्णाश्रम व्यवस्था होगा, चतुवर्ण व्यवस्था आएगा। तो मगध में तो अभी आर्यन कल्चर आया नहीं है। तो मगध का समाज क्या होगा? एकजुट समाज होगा, और यह मगध के लिए पॉजिटिव होगा। इसी कारण मगध साम्राज्य का निर्माण भी कर पाता है। एक रीजन इसमें यह भी है। अगर आप मगध साम्राज्य के उद्भव को देखोगे तो बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, लेकिन एक सामाजिक कारण भी है। और वह सामाजिक कारण क्या है कि मगध का समाज जो था वह एकजुट समाज था। क्यों एकजुट समाज था? तो अभी आर्यन संस्कृति वहां पे नहीं पहुंची थी, आर्यन संस्कृति अभी नहीं पहुंची थी, जिसके कारण समाज वहां पे विभाजित नहीं था, समाज एकजुट था। तो यह आप देखो कि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि मगध का उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। अब पहली जैन परिषद राजगिरी में आयोजित की गई। पहली जैन सभा का आयोजन कहां होता है बच्चों? पहली जैन सभा का आयोजन कहां हो रहा है? क्या राजगिरी में हो रहा है क्या? बल्कि पहली जैन परिषद का आयोजन वल्लभी में किया जा रहा है ना। राजगिरी में तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया है। पहली जैन सभा कहां आयोजित हुआ है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन जो किया जा रहा है, वह फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जा रहा है राजगिरी में। पहली पाटलिपुत्र और दूसरी, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी आपको वल्लभी जैन सभा। राजगिरी में नहीं, राजगिरी में तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जा रहा है। जैन परिषद कहां आयोजित हो रहा है? राजगिरी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी होगा। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने डी किया है क्या? अब जिन लोगों ने भी डी किया होगा आप लोग देखना इसे कि क्या आप में से कुछ लोगों ने इसका डी आंसर किया है या नहीं किया है। ठीक है, डी, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो थोड़े से मिस्टेक से देखो कैसे प्रश्न आपका गलत हुआ। आपने तुरंत ऋग्वेद देखकर मगध को आपने मार दिया कि हाँ मगध का उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं किया गया है, अथर्ववेद में मगध का उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज है कि पहली जैन परिषद राजगिरी में बौद्ध सभा का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको कश्मीर। तो यह दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों डी। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हाँ पहली जैन सभा, ठीक है, हाँ पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा पाटलिपुत्र, और द्वितीय जैन सभा जो हुआ वह आपको वल्लभी में होता है। दो ही जैन सभा का आयोजन होता है, 4 बौद्ध सभा का आयोजन होता है और जैन सभा का आयोजन 2 ही होता है।
जिसमें पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में आयोजित किया जा रहा है। यह बस याद रखना है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वज्जी वाज कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस। वज्जी 8 कुलों का एक परिसंघ था, गण संघ था। परिसंघ मतलब गणराज्य है ना, तो मैं यहां पे थोड़ा स्पष्ट कर दूं, गणराज्य या गण संघ। लिच्छवी फॉर्म्ड द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द कॉन्फेडरेशन। लिच्छवियों ने परिसंघ के महत्वपूर्ण सदस्य का गठन किया। वैशाली वज्जी परिसंघ की राजधानी थी। वैशाली वज्जी गणराज्य की राजधानी और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुख्यालय थी। वैशाली वाज द कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेसी। उपयुक्त में से यानी कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है? तो यहां आप देखो कि वज्जी 8 कुलों का परिसंघ था, बिल्कुल सही है। और वज्जी संघ में क्या था कि वज्जी संघ में 7,707 राजा हुआ करते थे, यह ध्यान रखना। 7,707 राजा थे वज्जी संघ में। तो यहां पे 8 कुलों का एक संघ था। गणराज्य में यही होता था। गणराज्य जो है वह कुलीन तंत्रीय व्यवस्था है, और उसमें से क्या होता था कि बहुत सारे कुल थे इसमें, तो 8 कुलों का एक संघ था। इनकी अपनी एक मंत्री परिषद होती थी, सामूहिकता से निर्णय लिया जाता था। और फिर क्या होता था कि सभी सरदार मिलकर एक प्रमुख का चुनाव करते थे। सभी सरदारों के द्वारा उस प्रमुख का चुनाव किया जाता था। अब यहां पे आप देखो तो लिच्छवी परिसंघ के महत्वपूर्ण सदस्य, लिच्छवी जो है वह महत्वपूर्ण सदस्य का इन्होंने ही गठन किया था। और इसमें आप देखते हो कि वैशाली वज्जी परिसंघ की राजधानी, बिल्कुल सही है। इसमें वज्जी हैं, विदेह हैं, लिच्छवी हैं, ज्ञात्रिक हैं। तो इस वज्जी संघ में बहुत सारे थे, जिसमें आप देख सकते हो कि वज्जी, इसके साथ साथ विदेह, इसके साथ साथ लिच्छवी, इसके साथ साथ ज्ञात्रिक। अब ज्ञात्रिक आप देख रहे हो कि यह भी जैसे महावीर स्वामी है, तो ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे ना महावीर स्वामी। तो ये सभी आपको वज्जी संघ में आते थे। यही 8 कुलों का एक संघ हुआ करता था, वज्जी संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर डी होगा। बिल्कुल आपकी ओर से इसका उत्तर सही आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस महाजनपद ने राजनीति के गणतांत्रिक मॉडल का अनुसरण किया? बहुत ध्यान से इसको आप लोग सुनना, अभी आंसर मत देना, अभी आंसर मत देना, जब मैं कहूंगा तब। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद फॉलोड द रिपब्लिकन मॉडल ऑफ पॉलिटी। अब किस महाजनपद ने राजनीति के गणतांत्रिक मॉडल यानी गणराज्य के मॉडल को अपनाया था? मल्ल, वज्जी, वत्स। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सा इसका सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग इसका बताएं कि सही उत्तर कौन सा होगा, कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो राजनीति के गणतांत्रिक मॉडल को। देखते हैं कि किस महाजनपद ने राजनीति के गणतांत्रिक मॉडल को अपनाया था। मल्ल भी गणराज्य था, वज्जी भी गणराज्य था, वत्स गणराज्य था क्या? वत्स यह राज्य था। यह राजतंत्रात्मक मॉडल को अपनाया था, गणतंत्रात्मक मॉडल को नहीं अपनाया था। इसलिए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, केवल 1 और 2। क्योंकि महाजनपदों में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे भी महाजनपद हैं जो गणतंत्रात्मक मॉडल को अपनाते हैं, और कुछ ऐसे भी महाजनपद हैं बच्चों जो राजतंत्रात्मक मॉडल को अपनाते हैं। तो इसमें मल्ल और वज्जी यह आपको गणतंत्रात्मक मॉडल को अपनाए हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें सी भी लगाए हैं। जो लोग गलत किए हैं कोई बात नहीं, आप गलती से मत भागो, आप उसका सुधार करें। आप देखें, यानी आपको देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से गणराज्य हैं, बुद्ध के समय के कौन कौन से गणराज्य थे। तो इन सारी चीजों को थोड़ा एक जगह एक नजर आपको डाल देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। राज्य शब्दोपजीवी, यह ध्यान से इसको थोड़ा सा शब्द को आप लोग सुनना, अभी कोई भी आंसर नहीं देना। राज्य शब्दोपजीवी निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद को इंगित करता है? राज्य शब्दोपजीवी इंडिकेट विच एमंग द फॉलोइंग महाजनपद, किस महाजनपद को यह
दर्शाता है। राज्य शब्दोपजीवन किसे कहा गया है? राज्य शब्दोपजीवन किसे कहा गया? ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं किसका जनपद के विषय में दर्शाता है। तो राज्य शब्दोपजीवी यह आपको कुरु को कहा गया है, कुरु महाजनपद। देखो राज्य शब्दोपजीवी का मतलब क्या हुआ कि यहां का जो कुरु राजा था वह संविधान का पालन करता था। राज शब्दोपजीवी यानी कुरु राजा क्या करता था? तो कुरु राजा संविधान का पालन किया करता था, संविधान का पालन। इसलिए कुरु को कहा गया है कि कुरु जो है वह राज शब्दोपजीवी है। इसी तरीके से एक और महाजनपद है जिसे कहा जाता है वार्ता शब्दोपजीवी, वार्ता शब्दोपजीवी। अब देखो दो चीजें का ध्यान रखना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है और यह भी आपसे पूछा जा सकता है। राज शब्दोपजीवी कुरु को कहा जा रहा है और वार्ता शब्दोपजीवी किसे कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है गांधार को, यह कहा जा रहा है गांधार को, क्योंकि यहां के जो लोग थे वह व्यापार वाणिज्य व्यापार पर आधारित थे, आश्रित थे। इसलिए इसे कहा गया वार्ता शब्दोपजीवी संघ और इसे कहा गया राज शब्दोपजीवी संघ। कुरु को क्या कहा जा रहा है? राज शब्दोपजीवी संघ और गांधार को कहा जा रहा है वार्ता शब्दोपजीवी संघ। यह दो चीजें आपको ध्यान रखना है और यही दो हैं, तीसरा कोई नहीं है जो पूछा जाएगा। एक कभी भी पूछा जाएगा राज शब्दोपजीवी संघ किसे कहा गया है? कुरु को। वार्ता शब्दोपजीवी संघ किसे कहा गया है? वह गांधार को कहा गया है। तीसरा कुछ भी पूछने वाला बच्चों आपसे नहीं है। तो इन सब जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसे हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न का मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसका आंसर कम से कम सही देंगे। अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। अस्मक महाजनपद वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस नदी के तट पर था? तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। और देखो यह ध्यान देना, यह एकमात्र महाजनपद है 16 महाजनपद में जो आपको दक्षिण भारत में अवस्थित है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद, ओनली वन, एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद, ओनली वन महाजनपद जो दक्षिण भारत में अवस्थित है। बाकी सभी महाजनपद उत्तर भारत में ही है, पश्चिम भारत में ही है। दक्षिण की ओर एक ही महाजनपद स्थापित हुआ था, एक ही राज्य स्थापित हुआ था। कभी इस तरीके से भी प्रश्न आपको पूछ दे कि सबसे पहले उत्तर में राजनीतिक संरचना स्थापित होती है या दक्षिण में? तो उत्तर में हो रही है। अभी दक्षिण जो है वह कबीलाई जीवन लोग जी रहे हैं। मौर्यन पीरियड तक आप देखते हो कि अशोक ने जब अपना साम्राज्य भी निर्मित किया था तो वह सुदूर दक्षिण तक गया था क्या? जो चेर, चोल, जो सत्य पुत्र, केरल पुत्र जिन्हें कहा जा रहा है, पांड्य, तो उनको मिलाया था क्या उसने मौर्य साम्राज्य में? नहीं मिलाया था। क्यों नहीं मिलाया था? क्योंकि वे ट्राइब्स थे, वे जनजाति थे। अभी वे पूरी तरीके से अभी आर्यन कल्चर में ढले नहीं थे और इसलिए उनको नहीं मिला। तो दक्षिण में राज्य निर्माण की परंपरा बहुत बाद में शुरू हो रही है और अस्मक एकमात्र महाजनपद था 16 में। और यह किस नदी के तट पर था? यह गोदावरी नदी के तट पर था। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी कि अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर अवस्थित था। और बाकी सभी महाजनपद उत्तर भारत में, केवल यही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ऐसे प्रश्न तो कम से कम आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। हां, इसकी राजधानी जो थी वह आपको बिल्कुल सही पोटली थी, पोटली इसकी राजधानी थी। हेमंत ने बताया कि इसकी राजधानी पोटली, बिल्कुल अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली थी और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग जल्दी से। हु वाज द कंटेम्पररी रूलर ऑफ अवंती एट द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के समय, अभी कोई आंसर नहीं देगा, गौतम बुद्ध के समय अवंती का समकालीन शासक कौन था? गौतम बुद्ध के समय अवंती का, बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? है ना, बुद्ध के समय अवंती का, यानी बुद्ध का समकालीन अवंती का शासक कौन था जो बुद्ध का समकालीन था?
जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग लिखें कि बुद्ध के समय अवंती का शासक कौन हुआ करता था। गौतम बुद्ध के समय उनका समकालीन कौन था। अवंती का शासक जो बुद्ध का समकालीन था वह था आपको चंड प्रद्योत। इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, चंड प्रद्योत। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बुद्ध का समकालीन आपको चंड प्रद्योत था। और चंड प्रद्योत इसका नाम था ऐसे प्रद्योत, लेकिन यह बहुत दुष्ट था और इसकी दुष्टता के कारण इसे चंड कहा गया, यानी चंडाल। चंड मतलब चंडाल, तो इसकी दुष्टता के कारण बहुत दुष्ट था। और इस समय देखो बुद्ध के जो समकालीन है ना, मगध का शासक था बिंबिसार। कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार। इधर आप देखें कि कौशल का शासक था प्रसेनजीत, जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया। और अवंती का शासक था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत का क्या हुआ कि पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। और जब पीलिया रोग से ग्रसित होता है तो बिंबिसार ने क्या किया था कि इसी चंड प्रद्योत के पास अपने राजवैद्य, जो इनका बिंबिसार का पुत्र भी था, जीवक को इन्होंने भेजा था इसके इलाज करने के लिए, चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए। उसके बाद फिर मगध और इनके बीच का संबंध बहुत मधुर हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदाज। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में स्थित था। कंबोज, चेदी, गांधार, मत्स्य। इसका जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में स्थित था। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, क्योंकि यह बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है, बहुत प्राचीन। यहीं पे आपको यहीं का प्राचार्य चाणक्य हुआ करता था और यहीं पे आप देख रहे हो कि चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी गई थी, चाणक्य यहीं लेकर आया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का ही वह प्राचार्य था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप में से सभी लोगों ने तकरीबन इसका सही आंसर दिया है। जो भी बच्चे हुए हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर जो है वह गांधार है। गांधार यह हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था, एंशिएंट टाइम का। तो यह आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार में अवस्थित था। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं महाजनपद कालीन अर्थव्यवस्था कि यहाँ के सिक्के कैसे थे और गिल्ड सिस्टम था या नहीं था, व्यापारिक प्रणालियां थी या नहीं, श्रेणी व्यवस्था, महत्वपूर्ण शहरें कौन कौन से थे और यहाँ के समाज और शहरी केंद्रों का उदय कैसे हुआ था। तो इसे जल्दी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपब्लिकन फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्री मौर्यन पीरियड। थोड़ा उसको रुकवाओ ना, बोलो 5 मिनट रुको, बोलो 5 मिनट रुको। अब यहाँ पे आप देखें कि पूर्व मौर्य काल के दौरान सरकार के गणतंत्रात्मक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब सरकार के इस रूप में राजत्व वंशानुगत था। आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्रात्मक स्वरूप के संदर्भ में, गणतंत्रात्मक सरकार के रूप में राजत्व वंशानुगत था। गणतंत्र में जो राजत्व होता था वहां पे राजत्व में यानी वंशानुगत है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजपद वंशानुगत था, जो पूछा जा रहा है। इस प्रकार की सरकार को कुलीन तंत्र के नाम से भी जाना जाता था। किंगशिप वाज हेरिडिटरी इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसमें भाई, तो रिपब्लिकन के विषय में पूछा जा रहा है कि रिपब्लिकन में किंगशिप वाज हेरिडिटरी इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज ओलिगार्ची, यानी कुलीन तंत्रीय। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या राजपद वंशानुगत होता था, क्या कुलीन तंत्र के नाम से यह जाना जाता था। तो इसका क्या है, तो आप देखो कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो रिपब्लिकन है, वहां पे राजपद वंशानुगत बच्चों नहीं था, वंशानुगत नहीं है। अभी हेरिडिटरी सिस्टम इसमें आएगा ना, राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले में आएगा ना। और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2 प्रकार के सिस्टम है, एक है राजतंत्रात्मक मोनार्की, एक है रिपब्लिकन। और रिपब्लिकन में अभी भी कबीलाई जीवन का पालन किया जा रहा है, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था है, वंशानुगत नहीं है, लोग चुन रहे हैं। तो यह आपका हो गया गलत। इस प्रकार की सरकार को कुलीन तंत्र के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है।
तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी। कुछ लोगों ने, आप लोग सी कैसे बता रहे हो भाई, इसका आंसर सी कैसे होगा? इसका आंसर बेटा बी होगा। रिपब्लिकन में अभी आपको यहां पे राजत्व वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। राजा का बेटा ही थोड़े राजा बनेगा, ये तो राजतंत्र में होगा ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्र में यह होता है क्या? रिपब्लिकन में ऐसा कुलीन तंत्रीय व्यवस्था है, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था है। तो चलिए इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं। सिक्के के आविष्कार से व्यापार आसान हो गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेड वाज मेड इजियर विद द इन्वेंशन ऑफ कॉइन्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महाजनपद कालीन सिक्के पर चित्र अंकित होते थे। पंचमार्क सिक्के सोने के बने होते थे। पंचमार्क कॉइन्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड। कौन सा इसमें से सही है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से इसका आंसर बताएं कि इसका सही आंसर कौन सा है। कि महाजनपद काल के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर क्या चित्र बने होते थे? क्या वह सिक्के सोने के नाम से जाने जाते थे जिसके ऊपर चित्र बने होते थे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यह जो पंचमार्क क्वाइन है, यह पंचमार्क क्वाइन आपको सोने के नहीं बने होते थे, सोने के नहीं बने होते, यह चांदी के होते थे बच्चों। जो पंचमार्क सिक्के हैं यह चांदी के सिक्के होते थे। तो यह आपको सही नहीं है, यह गलत है। बस आप लोगों ने पंचमार्क नाम देखा और आपने कर दिया सही। आपने धातु नहीं देखा, मेटल नहीं देखा कि किस मेटल का पूछा जा रहा है। यानी सही आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर ए होगा, ए होगा। नहीं बेटा, आते थे 5 चित्र थे जिसके कारण से पंचमार्क, इन्हें आहत सिक्का के नाम से भी जाना जा रहा है। इसे ही कहा जा रहा है आहत सिक्का। और आहत सिक्का प्रायः चांदी के बने थे, प्रायः। नहीं बेटा, किस बुक में पढ़ लिए बेटा ऐसा? अगर वह है तो गलत है। मैं बार बार कहता हूं कि ऑथेंटिक बुक आप लोग पढ़ें, कभी भी वो कंपाइल्ड वाली बुक मत पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका ए। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। महाजनपद काल के दौरान संघ व्यवस्था के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग देंगे। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर आने वाले हैं, ठीक है। अभी पिछले क्लास में बताया था कि ये चांदी के, हाँ चांदी के, मैंने पिछले क्लास में ही चर्चा किया है। तो संघ व्यवस्था के उद्भव के संबंध में कथनों पर विचार करें। संघ के उद्भव के कारण विभिन्न जातियों का निर्माण हुआ, पेशा वंशानुगत हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमरजेंस ऑफ गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम के विषय में पूछा जा रहा है। व्यापारिक संघ, गिल्ड में मतलब क्या? व्यापारिक श्रेणी, श्रेणी व्यवस्था। यह संघ व्यवस्था नहीं बल्कि श्रेणी व्यवस्था पूछा जा रहा है। जो श्रेणी व्यवस्था है, श्रेणी सिस्टम, व्यापारियों की अपनी अपनी श्रेणी होती थी ना। प्रश्न को पहले समझ जाएं। तो गिल्ड सिस्टम ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड, इमरजेंस ऑफ गिल्ड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जाति, प्रोफेशन बिकम हेरिडिटरी, पेशा वंशानुगत हो गया। अब इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने इसका आंसर स्टार्ट कर दिया है। श्रेणी व्यवस्था के उद्भव के कारण, श्रेणी व्यवस्था के उद्भव के कारण हुआ क्या? तो विभिन्न जातियों का भी उद्भव हुआ, बिल्कुल सही है। और पेशा भी क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। प्रोफेशन भी क्या हो गया? हेरिडिटरी हो गया। अच्छा, श्रेणियों के बहुत सारे अधिकार थे। यह जो व्यापारिक संघ थे, ध्यान देना, सिक्के राज्य के द्वारा जारी नहीं किए जाते थे। सिक्के अभी व्यापारिक संघों के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि अभी राज्य के द्वारा सिक्के जारी किए जा रहे हो। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप लोगों ने दिया है। इसका सही आंसर हो गया सी, 1 और 2 दोनों। लास्ट प्रश्न है, यह हमारा आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस अवधि के दौरान राजा की स्थिति के बारे में, किस अवधि? महाजनपद काल, राजा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह समाज और धर्म का रक्षक होता था। महाजनपद काल में राजा के विषय में पूछा जा रहा है कि राजा जो था वह समाज और धर्म का रक्षक होता था। पहले प्रश्न को सुन ले, उसके बाद आप लोग आंसर देंगे। इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे कर वसूल करने की शक्ति दी गई थी।
क्या इसीलिए राजा को शक्ति दी गई थी? He was the protector of society and dharma. In order to perform these duties, he was given power to collect taxes. यानी राजा समाज और धर्म का रक्षक था और इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे कर वसूल करने की शक्ति दी गई थी कि भाई राजा समाज और धर्म का रक्षा कर रहा है तो राजा को कर वसूलना भी चाहिए और लोगों को राजा को कर देना चाहिए। क्या यह दोनों स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब सही कूट का आप लोग चयन करें कि राजा जो है वह समाज और धर्म का रक्षक होता था। बिल्कुल सही है। इन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए, क्योंकि वह समाज और धर्म का रक्षा कर रहा है, तो इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए उसे कर वसूल करने की शक्ति दी गई थी कि राजा को कर वसूल करना चाहिए। और इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने इसे देखा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग देखेंगे रिलीजन को, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित क्या क्या प्रश्न है और बौद्ध धर्म से, यानी अगली क्लास आपको जैन और बौद्ध धर्म को देखकर आपको आना है और उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें और मेहनत करें। अपनी गलतियों को ढूंढें, उसमें सुधार लाएं, जैसे भी हो, जहां से भी हो, उसमें सुधार लाएं। अगर आपको टॉपिक बता दिया गया है तो 1 घंटा टाइम निकाल लो। आप उस पूरे 24 घंटा में से बच्चों सिर्फ 1 घंटा टाइम निकालो और उस 1 घंटा में कल के लिए आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आओ जिससे कि हर एक प्रश्न को आप सही उत्तर दे पाए, चाहे वह जैन धर्म से संबंधित हो या बौद्ध धर्म से संबंधित हो। तो हर उस प्रश्न का उत्तर आपकी ओर से आना चाहिए। उसके बाद अगर गलतियां हो रही हैं तो उसमें सुधार करने की जरूरत है, भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।